जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों की चोटियों पर स्थापित आमेर का किला। यह किला मानसिंह प्रथम ने 1780 में इसकी नींव रखी थी और इस किले में कहीं दीवाने आम, कहीं दीवाने खास, कहीं कश्मीरी तर्ज पर बड़े बड़े छोटे छोटे बाग, कहीं शीश महल। लेकिन क्या आप एक बात को बता सकते हैं कि जिस वक्त 1727 में जयसिंह द्वितीय ने इस किले को पूरा कर दिया था, तो यह किला क्या राजपूताना शान कहलाएगी या मुगलों के द्वारा बांटी गई खैरात आमेर के शासकों में? क्योंकि 1727 के बाद उससे पहले भी कभी भी इस किले में कभी कोई अटैक या हमला नहीं हुआ। और इस आमेर फोर्ट में आप देख सकते हो कि मुगलिया जो आपकी वास्तुकला है उसका बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया है। तो कुछ लोगों का मानना है कि यह आमेर का फोर्ट यहाँ के राजाओं को मुगलों की बांटी हुई एक खैरात थी। एक समय था जब यह पूरा स्थान मीणा राजाओं के अंतर्गत शासित था, किंतु 1037 ईस्वी में राजा काकिल देव ने मीणाओं पे हमला बोल करके इस क्षेत्र को कछवाहा राजपूत वंशज राजाओं के अधीन ले आए थे। आमेर के किले की नींव 1589 में राजा मानसिंह प्रथम, जो कि अकबर के दरबार में नौकरी करते थे, एक सेनापति के रूप में उन्होंने इसकी नींव रखी थी। इसके बाद जितने भी शासक आए उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ एडिशन करते चले गए। 1727 तक जब आपके राजा जयसिंह द्वितीय ने फाइनली इस पूरे किले को तैयार कर दिया था, किंतु उसके बाद इस आमेर को जो आपका जो किला था, राजधानी को यहाँ से शिफ्ट करके जयपुर में स्थानांतरित कर दिया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजा मानसिंह प्रथम के 138 साल बाद तक इस किले पे ना तो कभी कोई हमला हुआ, ना ही कोई इस किले पे कभी कोई संकट आया। ये कहा जाता है कि आमेर के शासकों और मुगलों में एक संधि थी, जिसके अनुसार जिस भी राज्य पे आमेर के शासक हमला करेंगे मुगलों की सेना के साथ मिलकर, उस राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो मुगलों के अधीन जाएगा, लेकिन जो वहाँ पे खजाना प्राप्त होगा, जो वहाँ से लूट प्राप्त होगी, वह पूरी की पूरी आमेर के शासकों के हिस्से में आएगी। और अगर आपको याद हो तो राजा मानसिंह प्रथम ने जब अफगानिस्तान में हमला किया था और वहाँ से इतना भी वो धन इकट्ठा करके लाए थे, उन्होंने जयगढ़ के फोर्ट में उसे एकत्रित किया था और 76-77 में इंदिरा गांधी ने वहाँ पे रेड भी करी थी। और ये जो धन प्राप्त होता था, इस धन से ही आमेर की जो जितनी संरचना बनाई गई, जो आमेर में पैसा लगा, कुछ लोगों को लगता है कि वे वही धन रहा होगा जो ये लोग लूट के लाते होंगे युद्ध के द्वारा, उस धन को यहाँ पे लगाया जाता होगा। और इस प्रकार आमेर और जयगढ़ और नाहरगढ़ के किले मजबूत होते चले गए और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इन पे कभी कोई हमला हो ही नहीं सका। ये जो आप कोर्टयार्ड देख रहे हैं, इसे कहा जाता है जलेब चौक। और जिस गेट से हम इसमें एंट्री करी है हमने, वो है आपका चांद पोल, और सामने आपको दिख रहा है सिंह पोल। और चांद पोल के ठीक सामने ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका सूरज पोल। ये जो आपका जलेब चौक है, कभी यहाँ पे पूरी सेना एकत्रित हुआ करती थी। और जो आप ये नीचे यहाँ पे कमरे देख रहे हैं, यहाँ पे घोड़े का अस्तबल हुआ करता था और सैनिकों की बैरक्स हुआ करती थी। कैसा नज़ारा रहा करता होगा जब यहाँ के शासक, ये जो इतने बड़े बड़े गेट हैं, इनके अंदर से, इनके नीचे से अपनी सेना के साथ इस जलेब चौक में प्रवेश करते होंगे। एक अद्भुत नज़ारा रहा करता होगा जो देखने लायक हुआ करता होगा। और जब अभी यहाँ के शासक युद्ध में से जीत करके आते होंगे, उनका स्वागत
आप देख सकते हैं किस प्रकार से किया जाता रहा होगा। तो ये है आपका जलेब चौक, जहाँ पे कि सेना एकत्रित होती थी और युद्ध के बाद में यहाँ पे सेना को और सेनापतियों को पुरस्कृत भी किया जाता था। जलेब शब्द एक पर्शियन भाषा का शब्द है, क्योंकि पर्शियन भाषा के आधे से अधिक शब्द आज हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे रास्ता, हवा, ये सब जो है आपके पर्शियन वर्ड्स हैं। अब हम आ गए हैं दूसरे कोर्टयार्ड में, जहाँ पे कि दीवाने आम आप देख सकते हैं सामने। यहाँ पे जो है राजा जो है आम लोगों के साथ में न्याय किया करता था। और सामने आप देख सकते हैं गणेश पोल, और गणेश पोल के ऊपर छोटा सा महल देख रहे हैं, उसे कहते थे सुहाग महल। तो यहाँ पे जब राजा न्याय करके अंदर जाते थे गणेश पोल में से, तो ऊपर से रानियाँ उन पे फूल बरसाया करती थी जब राजा का न्याय उचित हुआ करता था। अगर उचित नहीं होता था तो रानियाँ फूल नहीं बरसाती थी। इससे ये पता चल जाता था राजा को कि जो उन्होंने न्याय किया है वो उचित नहीं हुआ और उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे पब्लिक बैठा करती थी और राजा अपने मंत्रियों के साथ में दीवान आम में बैठ करके न्याय किया करते थे। उस वक्त का कैसा नज़ारा रहता होगा आप देख सकते हैं कि पब्लिक के साथ में, जनता के साथ में राजा एक सिंहासन पे बैठे हुए हैं और न्याय कर रहे हैं, और जो उनके न्याय मंत्री हुआ करते थे वो भी वहीं पे उस वक्त उपस्थित हुआ करते थे। इस दीवाने आम की आप वास्तुकला देख सकते हैं। ये वास्तुकला मुगलिया आर्ट और राजपूताना आर्ट का मिक्स है। कहीं पे आपको मुगलिया आर्ट दिखेगी, कहीं पे आपको राजपूताना आर्ट दिखेगी। आप इस दीवाने आम में देख सकते हैं वाइट पिलर्स और आपके जो है रेड स्टोन के पिलर्स। तो क्या ऐसा लगता है कि मार्बल की कमी पड़ गई और इन्हें कुछ रेड स्टोन के पिलर बनाने पड़ गए? ऐसा नहीं है। इसमें जो दिखाया गया है कि जो वाइट मार्बल है वो इस्लामिक वास्तुकला को दर्शाता है, और जो हमारे रेड स्टोन के जो पिलर्स हैं वो हिंदू कला को दर्शाते हैं। तो इनके यहाँ के शासकों ने हिंदू कला और इस्लामिक कला दोनों को दर्शाने के लिए दोनों तरह के पिलरों का इस्तेमाल किया है, पर यह समझ में नहीं आता कि इस्लामिक कला को दिखाने की ऐसी यहाँ पे क्या मजबूरी थी। तो आप देख सकते हैं कि बीच में जो है वाइट मार्बल के पिलर हैं और चारों तरफ जो है यहाँ पे रेड स्टोन के पिलर हैं, अर्थात बीच में इस्लाम और चारों तरफ हिंदुत्व। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे इस्लाम को प्रोटेक्ट जो है हिंदू शासकों ने ही करा था, राजपूत शासकों ने किया था। लेकिन ऐसा क्यों किया था, क्या मजबूरी थी, मुझे समझ में नहीं आया आज तक, क्योंकि मेवाड़ के राजाओं ने कभी किसी इस्लाम को प्रोटेक्ट नहीं किया। आप हर पिलर के निचले हिस्से में आप देख सकते हो वहाँ पे फूल पत्तियों की नक्काशी है, और पिलर के ऊपरी हिस्से में हाथी का अवसर देख सकते हो। तो नीचे का जो हिस्सा है इन्होंने इस्लामिक कला को दिखाया गया है, मुगलिया कला को दिखाया है। ये आप देख सकते हैं कभी यहाँ पे जलेब चौक में किस तरह सेना एकत्रित होती होगी युद्ध के पहले या युद्ध के बाद में, और उस वक्त का नज़ारा किस तरह का होता होगा आप देख सकते हो। कितना गर्व महसूस होता होगा उस वक्त जब सेना युद्ध जीत कर आती होगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि ऊपर हिंदू कला और नीचे इस्लामिक कला, इसका क्या कारण था, दोनों को दिखाने का क्या मतलब था, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें मुगलिया कला को साथ लेकर के चलना पड़ा अपने महलों में, अपने किलों में भी। सामने आप देख सकते हैं आमेर फोर्ट की जो दीवार है, लगभग 12 किलोमीटर लंबी दीवार है जो चारों तरफ फैली हुई है। और सामने आप जयगढ़ किला देख रहे हो। तो ये जो किला था जयगढ़ किला, ये आमिर सुरक्षा के लिए हुआ करता था। और जो आप दीवार देख रहे हो ये 5 बाउंड्रीज आती हैं, और शत्रु को जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए 5वां बाउंड्री पार करनी होती थी, तभी जाकर शत्रु महल में एंटर कर सकता था। हम इसे न्याय प्रांगण भी कह सकते थे, लेकिन आमेर के शासकों ने इन्हें कहा दीवाने आम और दीवाने खास। ये दीवाने आम के बराबर में 27 कचहरी का भवन है, जहाँ पे कि 27 सामंत आते थे और प्रत्येक छतरी के नीचे एक सामंत बैठता था, जिनकी मीटिंग ली जाती थी आमेर के शासक के द्वारा। सामने आप नीचे देख सकते हैं मावटा लेक और उसके बीच में है केसर बाग।
केसर बाग जो है ईरान से यहाँ पे कारीगर बुलाए गए थे। उन्होंने इसको कालीन का रूप दिया था और केसर लगाने वाले जो हैं कश्मीर से आए थे, जिन्होंने वहाँ पे फिर केसर की पौधे उन्होंने लगाए थे। और केसर जो है आप देख सकते हो, तो केसर बाग है बिल्कुल मावटा लेक के बिल्कुल बीचों बीच है। और ऐसे ही केसर कुछ लगाए गए थे महल के अंदर भी प्रांगण में। आइए अब चलते हैं हमाम में। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पानी गर्म हुआ करता था और आप इसका देख सकते हैं जो मेहराब बनी हुई ऊपर की है, टर्की जैसे मुगल जी जैसे अपना ऊपर का मुकुट पहना करते थे, उसकी इसको शेप दी गई है। तो ये जो हिस्सा था ये पुरुषों के लिए था हिस्सा हमाम का जो है। उस वक्त भी आज से 400 साल पहले जो राजपुरुष हुआ करते थे वो स्टीम बाथ ले सकते थे। तो आप सोच सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी उस वक्त अपनाई होगी। तो ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा हमाम का हिस्सा था और इसमें अलग अलग तरह के कहीं पे मिक्स पानी होके आया करता था, तो वो ठंडे गर्म पानी को मिला कर स्नान किया जाता था। कहीं पे सिर्फ भाप से स्नान किया जाता था और पानी को गर्म करने का इनका भी एक अनोखा ही तरीका था। तो ये भी आप सब कुछ देख रहे हैं, तो पूरा आपका हमाम का हिस्सा है। पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग हिस्सा होता था स्नान के लिए। ये जो आप छत देख रहे हो यहाँ पे जैसे डायमंड कटिंग टाइप छत है यहाँ पे, तो इसमें जो है भाप ऊपर उठती थी और फिर नीचे आती थी और यहाँ से जो है पानी आता था भाप के लिए और अंदर आकर के उसकी भाप उठती थी। तो भाप में भी उस वक्त स्टीम बाथ किया जाता था। तो आप देख सकते हो कि 400 साल पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई गई होगी। और ये है यहाँ पे आपका स्नानघर। इसमें अंदर मिक्स होकर के पानी आता था और अंदर बैठ करके ही स्नान किया जा सकता था। ये वो जगह है जहाँ पे ठंडा और गर्म पानी आकर के मिक्स होते थे। तो जो आपने देखा वो मुकुट टाइप था जो ऊपर का, तो वो तो था जेंट्स के लिए स्टीम बाथ। और जहाँ पे छत में जो है डायमंड टाइप कटिंग थी, डिज़ाइन था, वो था महिलाओं के लिए स्टीम बाथ। और ये आप देख सकते हैं उस वक्त राजा और रानियों के पैखाने हुआ करते थे। तो हर तरह की सुविधा इस महल में जुटाई गई थी राज परिवार के लिए। पानी कहाँ से आता था? जो आपने मावटा लेक देखा, वहाँ से पानी को रेड के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ाया जाता था और प्रत्येक 3-4 स्टेजेस में पानी को ऊपर लेके आते थे। हर स्टेज में हेड लगे हुए थे जहाँ से कि पानी को ऊपर भेजते थे और अंत में पानी ऊपर जाके स्टोर होकर के फिर जो महल के किचन हुआ करते थे या महल के पैखाने होते थे, स्नानघर होते थे, आपके बाग होते थे, बगीचे होते थे, सब में पानी को ट्रांसफ़र किया जाता था। कुल्हड़ों के द्वारा मिट्टी के पाइप बनाई जाती थी जिसमें से कि पानी ट्रांसफ़र होकर नीचे की ओर आता था। ये जो हिस्सा है शीश महल के जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे आसपास का, जहाँ पे कि आपका हमारा उनका जो है सुहाग मंदिर भी होता था, जिसे हम सुहाग महल भी कह सकते थे। तो राजा जब न्याय करके आते थे, अगर वह न्याय बिल्कुल उचित होता था तो जैसे मैंने आपको पहले दर्शाया था कि रानियाँ उन पे फूल बरसाया करती थी और अगर न्याय में कुछ कमी रह जाती थी तो रानियाँ सुहाग मंदिर की जालियों में से राजा के ऊपर फूल ना बरसा करके ये जो कक्ष बने हुए हैं इनमें आके बैठ जाया करती थी। तो राजा इस बात को समझ जाता था कि आज उससे जो न्याय हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई है और उस त्रुटि को पता करने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए कि उसने क्या त्रुटि करी है, क्या उसने न्याय ठीक नहीं करा, इस बात के लिए उसे ऊपर आना पड़ता था और रानियों के साथ विचार विमर्श करके उसे पता चलता था कि कहाँ उसने त्रुटि करी है और उसे उस त्रुटि को सुधारने के लिए फिर रानियों से
जो है विचार विमर्श करने के बाद में राजा अपने न्याय में उचित संशोधन किया करते थे और दोबारा से न्याय को पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता था। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुहाग मंदिर है, हम इसे सुहाग महल भी कह सकते हैं। तो यहाँ से ही रानियाँ जो हैं राजा के ऊपर फूल बरसाया करती थी, और अगर वो फूल नहीं बरसाती थी जैसे आपको बताया गया है, तो राजा ऊपर आके उनसे फिर मंत्रणा किया करते थे, विचार विमर्श करते थे कि कहाँ पे क्या कमी, किस प्रकार की कमी रह गई है। अब हम चलते हैं भोजनालय की तरफ, जहाँ पे कि राज परिवार के सदस्य बैठ कर के भोजन किया करते थे, किंतु दुर्भाग्यवश अभी यहाँ पे इस हिस्से को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो जाली में से ही दिखा सकते हैं क्या जो देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी यहाँ पे किसी के लिए भी आने और जाने के लिए शायद मना किया गया है। तो भोजनालय में रानियों के लिए अर्थात पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कक्ष हुआ करते थे, जहाँ पे कि वो बैठ कर के भोजन किया करते थे। जो दरवाजे बंद हो गए हैं ये भोजशाला के हैं, भोजनशाला के, जो मैंने आपको जाली से दिखा। ये आप सामने देख सकते हैं दीवाने खास, वैसे इसको हम विशेष न्याय भवन भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ के शासकों ने इसे दीवाने खास ही कहा। और ये आप बाग देख रहे हैं, ये महल के बीचों बीच है, और इसको बनाने के लिए भी जो है जो बाहर केसर बाग इन्होंने बनाया था, उन्होंने इस बाग को बनाया गया था। और अब तो जो फाउंटेन आप देख रहे हैं जो चल रहे हैं, ये बिजली के उससे चल रहे हैं, लेकिन आज से 400 साल पहले ये पानी के प्रेशर से ही चला करते थे। तब ये फाउंटेन ऐसे ही पानी को ऊपर उठाते थे और फव्वारा बनाते थे। तो ये जो आपने जो शीश महल देखा है, ये मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण निर्णयों पर, यानी कि महत्वपूर्ण जो आपके विषय हुआ करते थे, उन पे जो है यहाँ पे न्याय किया जाता था। और अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पे राजा के और रानियों के रेस्ट के लिए भी वहाँ पे जगह बनाई गई थी। देख रहे हैं छत पे और दीवारों पे सब जगह ग्लास लगे हुए हैं। ये ग्लास जो हैं उस वक्त बेल्जियम से मंगाए गए थे, क्योंकि उस वक्त संसार में बेल्जियम में ही सबसे उत्तम, जिसे बोलते हैं क्वालिटी के ग्लास बनाए जाते थे। ग्लासेस के प्रत्येक डिज़ाइन के चारों ओर गोल्डन कलर की जो पेंटिंग बना रखी है वो सोने के द्वारा बनाई गई थी। और ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहा करता था, क्योंकि जो बाहर के जो छज्जे हैं उनमें जो है खसखस के पर्दे लटकाए जाते थे, और उन खसखस में जो पानी आता था वो ऊपर कॉपर की पाइप लगी रहती थी, उनमें से उसमें पानी टपकता रहता था। शीश महल के अंदर दोनों तरफ 2 बेडरूम हुआ करते थे, और बीच में हॉल था जहाँ पे राजा रानी कह सकते हैं विश्राम करते थे। और इस हॉल में जो है चारों तरफ शीशे लगे थे, पूरे के पूरे बेडरूम्स में और बाहर के बरामदों में भी। तो जब सनलाइट पड़ती थी तो चारों तरफ रोशनी हो जाया करती थी। और जो बीच का जो आप द्वार देख रहे हैं उसके ऊपर राधा जी और कृष्ण जी की एक वो ग्लास से बनाई गई है। जैसे उस पर रोशनी पड़ती थी तो सारे महल में अंदर के जो बेडरूम्स और हॉल हैं उनमें राधा और कृष्ण की जो परछाई शीशों में देखी जा सकती थी।
आमेर किले को सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से निगरानी के लिए छतरियां बनी गई थी, बुर्ज बनाए गए थे, जहां से कि